Hello student, welcome to Daksha e-classroom. We are going to discuss part test 1 advance and let's start with paper 1. I hope कि आपने ये पेपर अच्छा किया होगा. क्वेश्चन नंबर 37 इन्होंने दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई एयर. ठीक है, 37 में देखिए तो ड्राई एयर के केस में इन्होंने क्या मेंशन किया है कि जो मेजर ड्राई एयर का कंपोनेंट होगा वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होगा. ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन विल बी मेजर कंपोनेंट. हम लोग को पता है, ये बचपन से ही क्लास में पढ़ाया जाता है कि नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में एंड देन ऑक्सीजन. तो इस केस में इसका जो परसेंटेज है अगर इसकी बात करें मतलब 32 ग्राम पर मोल इसका मोलर मास होता है, इसका 28 होता है. क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है तो हम लोग एयर का जो ड्राई एयर अगर कंसीडर किया जाए तो जो मोलर मास होगा ये 29 के आसपास में आएगा. अब यहाँ पे ये इन्होंने कंसीडर किया है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ड्राई अगर कंसीडर किया जाए तो अदर जो दिए हुए हैं केसेस उसके रिस्पेक्ट में किस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट में चेंजेस आएगा. चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं. इसमें दिया है कि लेस देन मॉइस्ट एयर. लेस देन मॉइस्ट एयर. तो मॉइस्ट एयर क्या है आप देखो, मॉइस्ट एयर में वाटर रहेगा, मॉइस्ट एयर के अंदर वाटर रहेगा. अब हम लोग अगर मोलर मास की बात करें, एवरेज मोलर मास की गैस का किसी भी मिक्सचर का, तो M1N1 प्लस M2N2 इस तरीके से अप्रोच जाएगा. M3N3 ठीक है डिवाइड बाई N1 प्लस N2 N3 एंड सो ऑन. इस तरीके से होगा जहां पे N1 N2 नंबर ऑफ मोल्स है और M1 M2 M3 जो कंपोनेंट इसमें है गैसियस मिक्सचर में उसका जो है मोलर मास है. अब इसमें आपने जब वाटर ऐड किया तो जस्ट इसको देखो आप, वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल. अब इस केस में क्या देखोगे कि जैसे मैं अगर कंसीडर कर रहा हूं कि जो 18 ग्राम पर मोल्स है ना ये नाइट्रोजन से भी कम है, N2 से भी कम है और जो है ऑक्सीजन से तो कम है ही. तो इस केस में क्या देखोगे कि जो मोलर मास है उस एयर का वो डिक्रीज होगा. क्यों डिक्रीज होगा? बिकॉज जो है ये मोलर मास लेस है. अब इस कंपोनेंट को भी अगर यहाँ पे जगह दे दोगे इस फॉर्मूले में तो ओवरऑल मोलर मास कम हो जाने वाली है. ठीक है, तो इस केस में क्या देखोगे कि मोलर मास ऑफ ड्राई एयर, मोलर मास ऑफ ड्राई एयर इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ मॉइस्ट एयर. मॉइस्ट एयर हैवियर नहीं होता है, मॉइस्ट एयर हैवियर नहीं होगा. मॉइस्ट एयर अगर बात करें हम लोग मोलर मास की तो ड्राई एयर का ज्यादा होगा एंड बिकॉज द मोलर मास ऑफ वाटर इज लेस देन द गैसेस which are present in the dry air, that is oxygen and the nitrogen. ठीक है, तो ये केस में होगा कि because of that phenomena हम लोग देखेंगे molar mass of dry air is greater than molar mass of moist air. ठीक है, अगर ऐसा कोई कंपोनेंट आप इसमें मिक्स करते जिसका मोलर मास इससे गैस से ज्यादा होता तब उस केस में आप ऑब्जर्व कर सकते थे कि जो नया मिक्सचर बन के आएगा उसका मोलर मास ज्यादा होगा. बट ड्राई एयर के रिस्पेक्ट में अगर मॉइस्ट एयर की बात करें, क्योंकि मॉइस्ट एयर में आपका एयर के साथ में मतलब ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ में वाटर भी ऐड हो जाएगा तो इन दैट केस ये जो वैल्यू होगी वो डिक्रीज हो जाएगी. अब बात करते हैं ऑप्शन बी की. तो ऑप्शन बी में ये यानी कि गलत है. इन्होंने मेंशन किया कि मॉइस्ट एयर इज हैवियर देन द ड्राई एयर, ये मेंशन किया गया. लेस देन मॉइस्ट एयर ये मेंशन किया, इसका उल्टा मेंशन किया तो गलत हो जाएगा वो ऑप्शन. बी ऑप्शन देखो कि लेस देन पॉल्यूटेड एयर. अब पॉल्यूटेड एयर में क्या मेंशन किया है कि जो गैस प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस जो होगा, सल्फर के प्रेजेंट रहते हैं, सल्फर यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट है. लेकिन इससे मतलब नहीं है कि कौन सा गैस प्रेजेंट है, बस इसका मोलर मास क्या है इससे मतलब है. अब इसमें बात किया जाए तो ये 64 ग्राम पर मोल है और इसकी बात करें तो ये आपका 34 ग्राम पर मोल है. ये दोनों जो वैल्यू है 32 से ज्यादा है, 32 से ज्यादा है. तो मैंने क्या बोला कि अगर आप हैवियर गैस को जो है इसमें जगह दे देते हो, आप जो है ड्राई एयर के अंदर इंसर्ट करा देते हो तो ओवरऑल इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? द मोलर मास इज गोइंग टू इंक्रीज. अगर हैवियर गैसेस को यहाँ पे आप रख देते हो तो बिकॉज इसको अगर इसमें जगह दे दिया जाए तो ओवरऑल एवरेज मोलर मास इंक्रीज कर जाएगा. तो ये हम लोग का करेक्ट हो जाता है कि मैं बोलूं अगर मोलर मास ऑफ पॉल्यूटेड एयर इज ग्रेटर देन मोलर मास ऑफ द ड्राई एयर. ये बिल्कुल करेक्ट है. तो हम लोग का बी ऑप्शन इज करेक्ट. सी की बात करें तो सी में दिया हुआ है कि श्योरली ग्रेटर देन हीलियम, मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन. क्या ऐसा बोला जा सकता है क्या? हीलियम एंड ऑक्सीजन श्योरली के साथ में ये नहीं बोल सकते. बिकॉज देखो आप अगर मैं इसको 4 ग्राम लेता हूं, ये 32 ग्राम लिया गया. ठीक है, तब इसमें देखो एक कंपोनेंट ऐसा है जिसका मोलर मास बहुत कम है, इसका मोलर मास बहुत कम है, इसमें 4 ग्राम है. तो समझो एक ऐसा मिक्सचर मैं लूं जिसमें 99.9% हीलियम परसेंट हो और ऑक्सीजन का जो परसेंटेज हो वो 1.1%. तो ऑब्वियसली जो है जो मोलर मास आएगा वो 4 के क्लोज आएगा. तो कहां ज्यादा होगा? जो ड्राई एयर का मैंने बोला 29 ग्राम के आसपास में आता है. एग्जैक्ट वैल्यू मुझे भी नहीं पता है और जानना भी नहीं है हम लोग को एग्जैक्टली. ये आप देख सकते हो
नाइट्रोजन के क्लोज होगा, जो वैल्यू होगा नाइट्रोजन के मोलर मास के क्लोज होगा। जो मोलर मास एवरेज मोलर मास है उस कंपोनेंट के ज्यादा क्लोज होता है जिसका मोलर मास, जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है उस मिक्सचर के अंदर। यहाँ पे भी सेम केस हो सकता है, क्योंकि इन्होंने ये नहीं मेंशन किया है कि विच गैसेज आर प्रेजेंटेड इन विच अमाउंट, इनका मेंशन नहीं किया है। अगर ऑक्सीजन 99.9% होता और ये 0.1% होता तब उस केस में आप सोच सकते थे कि ऑक्सीजन का जो अमाउंट होगा उस केस में सोचा जा सकता था कि जो टोटल मोलर मास आएगा उस केस में एवरेज मोलर मास वो ज्यादा होता अगर ये 99.9% रख देते। लेकिन चूंकि ऐसा कुछ डेटा हम लोग के साथ शेयर नहीं किया गया, इन दैट केस हम लोग ये बता पाना मुश्किल है कि ये श्योरली ग्रेटर ही होगा ड्राई एयर से मोलर मास इसका, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। तो ये सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। डी की बात करें तो डी में इन्होंने बोला है कि मोर देन द मॉइस्ट एयर, तो मोर देन द मॉइस्ट एयर, तो ये तो हम लोगों ने लिखा एम ड्राई एयर इज ग्रेटर देन, एम ड्राई एयर इज ग्रेटर देन एम मॉइस्ट एयर, ये तो हम लोगों ने पहले ही का बोला। अब इसी चीज को आप रख दो, इसी कॉन्सेप्ट को रख दो तो डी करेक्ट हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी एंड डी फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्या बोला गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, वन बाय वन ऑप्शन लेकर चलेंगे। देखते हैं टोटल चार्ज ऑन द मिक्सचर ऑफ 2 मोल Cl माइनस एंड 16 ग्राम ऑफ O माइनस। तो 2 मोल Cl माइनस है तो 2 मोल, तो अगर कंसीडर किया जाए 2 मोल Cl माइनस है तो उतने मोल चार्ज भी प्रेजेंट हो गए, क्योंकि 1 मोल पे ये क्लोरीन पे -1 चार्ज है। देन बोला गया कि 16 ग्राम ऑफ O2 माइनस, O2 माइनस में मानी कि एक ऑक्सीजन पे 2 चार्ज है। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, तो 16 ग्राम रहा, 16 ग्राम में ऑक्सीजन का जो अगर मास कंसीडर करो तो 16 ग्राम पर मोल होगा। तो पर मोल अगर कंसीडर किया जाए 16 ग्राम पर मोल, तो इसका ऑक्सीजन का मोल कितना है 1 मोल, और एक ऑक्सीजन पे चार्ज 2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 मोल फ्रॉम 2 मोल, ये यहां से आ जाएगा टोटल फ्रॉम 2 मोल फ्रॉम O2 माइनस। नेट चार्ज क्या हो जाएगा 4 मोल हो जाएगा, 4 मोल, और ये आप जो है इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि जो है इसको तो हम लोगों ने लिखा हुआ है ना इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, तो मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा कूलम, और मोल की वैल्यू पता है दैट इज Na, ये हो जाएगा आपका 4Na E कूलम। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट और नॉट, देख लो आप बिल्कुल 4Ne माइनस दिया हुआ है बिकॉज दे हैव कंसीडर्ड नेगेटिव चार्ज आल्सो, तो ए इज करेक्ट। बी की बात करें द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द 1.24 ग्राम ऑफ फॉस्फाइड, फॉस्फाइड मेंशन किया गया है, 3 माइनस है। आगे नेमिंग आप देखोगे कैसे इसको नेमिंग किया जाता है। तो ये है फॉस्फाइड, इसको इन्होंने लिया हुआ है 1.24 ग्राम, 1.24 ग्राम, इसका मोलर मास है 31। क्लियरली आप देख सकते हो कि जो है अगर इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया जाए तो कितना आएगा, देखो एक बार कितना आएगा 0.4 मोल। अब देखो 0.4 मोल ऑफ फॉस्फाइड आयन, 0.4 मोल ऑफ फॉस्फाइड आयन, और एक फॉस्फाइड में कितना होगा, एक फॉस्फाइड के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन होंगे 16 होंगे। तो अगर मान लो कि एक मोल अगर लेता हूं तो 16 मोल ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो वही कंसीडर कर लो, एक न्यूट्रॉन का हम लोग मास लेते हैं, उसी तरीके से इसको कंसीडर कर लो कि 0.4 इंटू 16 ग्राम पर मोल, यही तो होगा। एक फास्फोरस के लिए जो न्यूट्रॉन का मास होगा 1 मोल ऑफ फास्फोरस, उसमें न्यूट्रॉन का मास होगा 16 ग्राम पर मोल होगा, और आपने निकाला 0.4 मोल, तो 16 ग्राम पर मोल डिवाइड ये हो जाएगा आपका जी कितना, तो ये हो जाएगा, देख लो आप कुछ गलती हुई है इसमें, आई थिंक ये 0.4 नहीं और कम जाएगा 0.4 सही है, सही, ये हो जाएगा आपका 0.4 0.64 ये आपको वैल्यू दे देगा 0.64 ग्राम, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, बी आपको करेक्ट दे देगा। इसके अलावा देखो नेक्स्ट सी ऑप्शन में, देखो सी ऑप्शन में भी फोकस करो, क्या दिया हुआ है 256 जो है एटॉमिक मास यूनिट, 256 मास यूनिट जो भी है, इसको कंसीडर किया है इसमें S8 के केस में। तो 256 अगर S8 की बात करें तो इसका जो मोलर मास होगा 256, ये आपको दे देगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8। ध्यान रहे 1 मोल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी एटॉमिक मास यूनिट में दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास यूनिट में, और ये भी वही दिया हुआ है। इससे अगर डिवाइड करोगे तो अब इसलिए 1 मॉलिक्यूल ही तो देगा। 1 मॉलिक्यूल ऑफ S8 में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे सल्फर के, तो क्लियरली देख सकते हो 8 आ रहा है आंसर। यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि दैट इज 8Na, ये इन्होंने मेंशन किया है, ये तो नहीं आ सकता है ना। अगर यहां पे एक ग्राम होता तब सोचा भी जा सकता था, इन्होंने ग्राम तो नहीं दिया है, इन्होंने दिया हुआ है एटॉमिक मास यूनिट के टर्म में, तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी
आंसर 8 होगा उस केस में आंसर, और सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी की बात करें तो डी के केस में आपको दिया हुआ है इन्होंने 1 मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस इन द सैंपल ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम ऑफ एग्जैक्टली 22.4 लीटर एट STP। ये थोड़ा सा डिफिनीशन गलत है, बिकॉज अगर 1 मोल को डिफाइन करते हैं तो ये करेक्ट डिफिनीशन नहीं आता है। 1 मोल ऑफ अब किसी भी अगर कंसीडर किया जाए 1 मोल क्या होता है, दैट इज इक्वल टू एग्जैक्टली, तो हम लोग इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं, बट ये 6 कुछ जाएगा इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, कोई भी ले लो, एटम्स ले लो या मॉलिक्यूल्स ले लो, कोई भी पार्टिकल्स ले लो, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं 1 मोल से। तो इस केस में आपका जो आंसर है दैट विल बी ए एंड बी विल बी करेक्ट आंसर, ए एंड बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया हुआ है 39 में, 8 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कॉन्टेन सेम नंबर ऑफ सोडियम है। तो अगर 8 ग्राम की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स निकालो, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकालो, फिर आप उससे सोडियम का निकाल सकते हो। 8 ग्राम दिया हुआ है और हम लोग को पता है कि मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40, कैलकुलेट कर लो, 23 + 16 39 + 1 हाइड्रोजन के लिए 40 हो जाएगा। तो ये आपको दे देगा 1/5, यानी कि 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रेजेंट। अगर एक सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इसमें एक सोडियम है, तो अगर 0.2 मोल्स इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं तो 0.2 मोल्स सोडियम भी प्रेजेंट होगा इसमें। हम लोग को बस ऑप्शन के अंदर ये चेक करना है कि विच कंटेन जो है 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम। पहला तो इन्होंने केस दिया हुआ है 0.1 मोल ऑफ, ऑप्शन ये देखें तो 0.1 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट, 0.1 मोल ऑफ सोडियम नाइट्रेट। देखो एक इसमें तो एक ही सोडियम है ना, तो अगर 0.1 मोल लेते हो सोडियम नाइट्रेट तो ये भी तो 0.1 मोल ऑफ सोडियम ही देगा आपको, 0.1 मोल ऑफ सोडियम। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, हम लोग को चाहिए 0.2। नेक्स्ट देखो आप बी ऑप्शन में, तो बी के केस में आपको जो है मेंशन किया है 0.1 मोल ऑफ Na2CO3, Na2SO4 सॉरी, Na2SO4। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो आप एक अगर कंसीडर करता हूं एक मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम, इसमें सोडियम सल्फेट, इसमें 2 सोडियम के एटम प्रेजेंट है, तो 0.1 अगर 1 मोल लिया जाए तो ऑब्वियसली इसमें 0.2 मोल्स ऑफ प्रेजेंट होगा। हम लोग को वही चाहिए बी ऑप्शन में, ये चाहिए, बी इज करेक्ट। सी की बात कर लेते हैं, 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। तो 5.85 की अगर बात करें तो इसमें इसका जो है अगर कंसीडर करोगे 5.85 ग्राम ऑफ NaCl, ये भी अगर कैलकुलेट करते हो तो 0.1 मोल ही देगा, 0 मोल ऑफ NaCl, और इसमें अगर NaCl में निकालते हो सोडियम तो वो भी 0.1 मोल होगा, ये भी नहीं आंसर हो सकता है। डी की बात करें तो डी के केस में इन्होंने दिया हुआ है 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3, 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3 दैट इज इक्वल टू 0.1 मोल, इसको आप 106 से डिवाइड करोगे, 0.1 मोल ऑफ Na2CO3। सही है ये बात, Na2CO3। अब इस केस में आपको जो है दिख रहा है कि सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है सोडियम कार्बोनेट का। क्या करो 0.1 मोल अगर लिया जाता है तो ऑब्वियसली 0.2 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट होगा, तो जो है सोडियम प्रेजेंट होगा सॉरी, तो ये डी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस केस के लिए 39 के केस में हम लोग बी एंड डी करेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। 40 भी एक अच्छा प्रॉब्लम है जो कि लोगों का जो कंफ्यूजन रहता है उसको यहाँ पे दूर किया जा सकता है। ठीक है, अभी भी अब अगर लोवेस्ट सेट्स ऑफ लोकेंट नहीं समझे हैं तो फिर गलत करते रहेंगे आप। ठीक है, सेट्स कैसे क्रिएट करना है, इसीलिए मैंने शुरू के लेक्चर में ही बताया उसको कि कैसे उसके लिए अप्रोच जाना चाहिए। देखो इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल बॉन्ड को पहले नंबरिंग जाएगी, अब इस डबल बॉन्ड को करो या इस डबल बॉन्ड को, बात बराबर, लेकिन ये दोनों कंसेक्यूटिव होना चाहिए, दोनों का नंबर ऐसा नहीं एक इसको 1 दे दिया इसको 2 दे दिया, इसको कंसेक्यूटिव नंबर दिया जाएगा डबल बॉन्ड को 1 2 3 4 5 6। तो इसकी नेमिंग हो जाएगी आपके केस, इस केस में 3,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सिन, बट इन्होंने मेंशन किया है साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन मेंशन किया है, दिस विल बी साइक्लोहेक्सिन, और ये ऑप्शन करेक्ट इनकरेक्ट हो जाता है, ये नहीं सही होगा। ठीक है, बी की बात करें हम लोग, बी के केस में देखो तो बी में इन्होंने कंसीडर किया, यही एग्जांपल की मैं बात कर रहा था। ठीक है, कहां कहां लोग नंबरिंग कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं। क्या करेंगे कि इसको सम वाला रूल अगर फॉलो करोगे तो 1 2 3 ऐसे दे देंगे, ये गलत है बिल्कुल, माप आप है, इसको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, बिकॉज अगर नंबरिंग यहाँ पे करोगे तो देखो सेट्स क्रिएट करके देख लो आप, सेट्स क्रिएट करोगे डबल बॉन्ड को 1, सब्स्टिट्यूएंट को 2 और सब्स्टिट्यूएंट को 3, बट इससे भी लोएस्ट सेट्स में क्रिएट कर सकता हूं। कैसे,
नंबरिंग यहाँ से आप स्टार्ट करो, देखना आप नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 1,1,6, ठीक है, सम मत करने जाना। 1,1 एक पॉइंट देखो तो ये 1 1 है, वो दूसरा पॉइंट देखो तो ये 1 1 1 और एक 2 है, ये गलत हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो नंबरिंग है ना, सेकेंड नंबरिंग जो मैंने किया है, दैट इज करेक्ट ओनली। इसको कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, 1,6 डाइमिथाइल, 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सिन। आप हेक्स 1 लिख सकते हो या साइक्लोहेक्सिन लिख सकते हो। ये मेंशन किया है क्या, 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सिन, दिस बी इज करेक्ट। सी की बात कर लेते हैं। सी में देख लो तो सी में भी कहानी कुछ इसी तरीके से है, बट ये गलत है। क्यों गलत है, देखो आप, नंबरिंग ऐसे जाएगा 1 2 3, तो 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सिन होना चाहिए, 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सिन, साइक्लोहेक्सिन। तो सी नहीं करेक्ट है, सी नहीं करेक्ट है। इन्होंने क्या दिया हुआ है, 6,6 डाइमिथाइल, तो 6,6 तो नहीं सही हो सकता ना। नेक्स्ट देख लो आप, ये भी उसी का केस है जो हम लोग गलती करते हैं। देखो अल्फाबेटिकली पता नहीं कहां से दिमाग में लेते आते हैं लोग। हम लोग नंबरिंग कैसे जाएंगे, सबसे पहले लोवेट सेट्स ऑफ लोग, फिर उधर जाओ जिधर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट दिख रहा है। तो 1 2 3 4 5 6, इधर मत चले जाना, अल्फाबेटिकली दिख रहा है पहले तो मैं उधर नंबरिंग कर रहा हूं। पहले हम लोग लोवेट सेट्स ऑफ लोकेंट देखते हैं, अगर वो सेम हो जाता है फिर अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी के जाते हैं इन द केस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पे कैसे नेमिंग जाएगा, 6 ब्रोमो अल्फाबेटिकली पहले भले लिखा जाएगा, लेकिन नंबरिंग वैसे ही जो जाएगी 6 ब्रोमो 3,3 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो क्या हो जाएगा, हेक्सिन, डाइक्लोरो हेक्सिन, दिस विल बी करेक्ट नेमिंग। तो इस केस में डी भी करेक्ट है क्या, देखो आप 6 ब्रोमो 3,3 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सिन, हाँ डी करेक्ट है। इस केस में क्या ले भी बी एंड डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट करेक्टली मैच, ये मैंने पहले भी बोला था, ये नॉट, इनकरेक्ट, ये सभी आप पहले अंडरलाइन करके फिर प्रॉब्लम को प्रोसीड करना, अदरवाइज जो ऑप्शन आता रहेगा उसको भी आप क्वेश्चन आते हुए भी को गलत कर सकते हो, ठीक है। तो आइए देखते हैं 1 बाई 1। ग्रुप को हम लोग को रिकॉग्नाइज करना है, ये हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन रेडिकल में देखा था। देखो आप केस सिंपल सा, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अरे महापाप किया इन्होंने, ये 5 बॉन्ड बनाया हुआ है, नहीं गलत किया हुआ है इन्होंने, CH2 CH3, ठीक है, CH2 CH3 ये ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है बताओ, ये ग्रुप, ये मैं ब्यूटेन समझता, ये चेन ब्यूटेन का है, और यहां से आपने क्या किया है, ये सेकेंड वाले कार्बन से आपने वैलेंसी फ्री की है, तो दिस इज आवर सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। बी ऑप्शन देखो, ठीक है, बी ऑप्शन देखो, CH2 CH3, ये दोनों में डिफरेंस आप देख लो। बहुत लोगों ने अभी तक ये जो है, अभी तक ये डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं आइसोब्यूटाइल। अरे सिंपल सा मैंने केस बोला था आइसोब्यूटाइल के केस में, आप क्या करो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कर दो, जैसे ये आइसोब्यूटाइल हो गया, ठीक है, इसको बोला जाएगा आइसोब्यूटाइल, यहाँ से वैलेंसी यहाँ से फ्री। वैसे ये कार्बन और बढ़ा दोगे ऐसे, तो इसको बोला जाएगा आइसोपेंटाइल, ठीक है। सेकेंडरी ब्यूटाइल के केस में देखो ये डिफरेंस किसको नहीं दिख रहा है क्या, यहां से ये जो है चेन से मान लो जुड़ा होगा, ये दोनों में डिफरेंस पोजीशन लोकेंट अलग अलग है। इसको इसी साइड से देखो, CH3 CH, यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच्ड है सेकेंड कार्बन पे, और यहाँ पे ये सेकेंडरी कार्बन से है तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कहला रहा है, इसको आइसोब्यूटाइल। क्योंकि अभी तक मेरे पास डाउट आते रहे कि सेकेंडरी ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में डिफरेंस क्या है, ये दिख जाएगा अगर सही से देखो आप, तो डिफरेंस आपको दिख जाना चाहिए। तो बी हो गया, ये क्या अपना हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। सी की बात करें तो सी आपका केस है थर्ड ब्यूटाइल, इसमें तो पूछना नहीं है ना, इसमें तो डाउट नहीं है, दिस इज और थर्ड ब्यूटाइल। क्यों, 3 डिग्री कार्बन जुड़े हुए भाई, थर्ड ब्यूटाइल। नेक्स्ट अब जो है कंसीडर करो डी, इसको इन्होंने तोड़ मरोड़ के बना दिया है, बट जो है कहानी बिल्कुल वही सेम रहने वाली है। थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई करके इसी स्ट्रक्चर को सही से बना लो ताकि आपको पहचान में आ जाए। 1 2 3 सेकेंड कार्बन पे ये है लीनियर चेन है, और सेकेंड कार्बन पे ब्रांचिंग कर दिया। कौन सा ग्रुप हो जाएगा ये, आइसोपेंटाइल, दिस इज आवर आइसोपेंटाइल ग्रुप। तब मैच कराओ आप किस केस के लिए करेक्ट है। देखो आप फर्स्ट केस में सेकेंडरी ब्यूटाइल मेंशन, फोर्थ में मेंशन किया तो ये हो गया फोर्थ, आइसोब्यूटाइल तो ये हो गया फर्स्ट, देन है आपका थर्ड ब्यूटाइल यानी कि ये हो गया सेकेंड, एंड देन आइसोपेंटाइल है मेंशन, आइसोपेंटाइल में हो गया थर्ड। सही ये बात समझ में आती है, फोर्थ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड।
फोर्थ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, देखो फोर्थ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड विल बी ऑप्शन सी। तो क्या ऑप्शन सी करेक्ट है? नहीं, हम लोगों से पूछा हुआ है इनकरेक्ट। ठीक है, यही गलती हो जाती है और जो है -1 मिल जाता है लोगों को। ए बी डी इज इनकरेक्ट ऑप्शन, वी हैव आस्क्ड, दे हैव आस्क्ड नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, मैं वही गलती बताता हूं जो हम लोगों से भी हुई है गलतियां, वो गलती आप ना करो, सावधान रहो। ठीक है, नेक्स्ट 42 की बात करें तो इसमें बोला है इस स्ट्रक्चर को इन्होंने दिया हुआ है, 2 रिंग बनाए हैं इन्होंने, दिस दिस दिस। ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और एक रिंग यहाँ पे प्रेजेंट है लाइक दिस। यहाँ पे एक मिथाइल मिथाइल ये ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पे आपका अमाइंस ग्रुप प्रेजेंट है जो कि 3 डिग्री अमाइन है। अब देखना इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड में मिस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने पहला बोला है कि नंबर ऑफ sp2 कार्बन इज 6। जहां पे भी डबल बॉन्ड दिख जाए उसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6। सही है भाई, ऑप्शन ए तो सही है, 6 का sp2 कार्बन एटम है। नंबर ऑफ एलाइलिक कार्बन, नंबर ऑफ एलाइलिक हाइड्रोजन, सॉरी एलाइलिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दिख रहा है एलाइलिक हाइड्रोजन। और कौन सा पोजीशन है? यहाँ पे एक एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, एक एलाइलिक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, इसके अलावा यहाँ पे एक एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ये 4 डिग्री कार्बन है। और तो नहीं दिख रहा है मुझे, 1 2 3 4 5, यही तो दिख रहा है 5, बिल्कुल बी भी करेक्ट है, बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी की बात कर लें तो सी में बोला है 3 डिग्री अमाइंस, ये तो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सी ऑप्शन भी सही है। डी की बात करें, इट इज होमोसाइक्लिक, तो साइक्लिक के अंदर देखो तो अदर हीट्रो एटम प्रेजेंट नहीं है, केवल और केवल कार्बन है, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। ठीक है, ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट। बहुत रेयर केस होता है चारों करेक्ट हो जाए और उस पर पार्शियल मार्किंग हो। ठीक है, एक बार ऐसे ही बार कई सारे क्वेश्चन इन्होंने दे दिए ए बी सी डी वाले ऑप्शन वाले, और लोगों ने उसमें से ए बी किए तब भी करेक्ट है, तब भी +2 मार्क्स लेकर आ रहे हैं, और जिन्होंने ए सी किया वो भी +2 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे पार्शियल मार्किंग हो गया, और पार्शियल मार्किंग का बेनिफिट्स कब मिल गया? जब चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट थे, और ऐसे एक पेपर के अंदर कम से कम 5 to 6 ABCD करेक्ट थे। बट अपने को क्या करना है? सॉल्व करना है, उस पर्टिकुलर ट्रिक में नहीं जाना है, लोगों को जो है बाद में धोखा हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो है पूरा सॉल्व करना है। जिस तरीके से अप्रोच मेरा रह रहा है क्वेश्चन के लिए, वैसा ही आपका अप्रोच होना चाहिए। आइए देखते हैं 43 में दे हैव गिवन वंस अगेन, ये फर्स्ट लेक्चर या सेकेंड लेक्चर से आपका होगा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के। गिवन द विजुअल ग्रीन लाइट हैज द वेवलेंथ ऑफ 51 नैनोमीटर, द करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने आता होगा, दैट इज म्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। अब इसमें आप रख दो सी की वैल्यू, दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸, और जो है ये इन्होंने नैनोमीटर में रखा हुआ है। अब कैलकुलेशन करने आप मत बैठ जाना, आप इन चीजों को अप्रॉक्सीमेट करो। जैसे इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ, नैनोमीटर में था 10⁻⁹ मैंने रख दिया, ये 17 होगा। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा इसको 0 कुछ उधार दे देते हैं, इसको 14 दे देते हैं, इसको 3000 कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने 30 उधार दे दी। ठीक, ये हो जाएगा 510। अब ये देख लो आप जो है इसको कितने से, 6 से तो कम होगा, 6 से कम है कोई वैल्यू, 5.8 दिया हुआ है, तो 5.8 × 10⁻14 हर्ट्ज, 5.8 × 10⁻14 हर्ट्ज, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। और कुछ है इसमें? अच्छा, ए और सी ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 5.8 × 10⁻14 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब एक साथ इसके साथ एक और डेटा निकालना है, दैट इज वेव नंबर। व्हाट इज वेव नंबर? दैट इज 1/λ। तो 1 और लेमडा की वैल्यू हम लोग को पता है कि 51। इसमें यूनिट आप देख लेना कि यूनिट इसका पर मीटर दिया हुआ है वेव नंबर का, या नैनोमीटर पर नैनोमीटर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे चूंकि आप मीटर रख रहे हो ना, तो पर मीटर में ही आएगा। यहाँ पे इसको भी कंफ्यूज किया इन्होंने ऑप्शन में, एक ऑप्शन में, तो उसको भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे देखो तो अगर आप देख रहे हो यूनिट भी देख लो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जो यूनिट आएगा वेव नंबर का वो पर नैनोमीटर आना चाहिए। और इन्होंने एक क्या दिया हुआ है? एक नैनोमीटर दिया है, एक पर नैनोमीटर दिया हुआ है। लेमडा का और 1/λ का सेम यूनिट थोड़े होगा, ये आपका पर नैनोमीटर दे देगा। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 0.0019 आ जाएगा पर नैनोमीटर। ठीक है, तो 43 के केस में जो ऑप्शन आपके लिए करेक्ट होगा दैट विल बी सी। आइए देखते हैं 44, क्वेश्चन नंबर 44।
क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैविंग टोटल मास इक्वल टू 18.21 ग्राम। इन्होंने क्या दिया हुआ है कि मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन दे रखा हुआ है। तो अब क्या करो कि जो है देख लो कि कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा सच दैट कि इसका जो मास हो 18.2 ग्राम हो जाए। तो क्या करना है, टोटल मास डिवाइड बाई मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10⁻28 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको लेते जाओ ऊपर, दैट इज इक्वल टू 10⁻28, और इसको अगर आप करते हो तो ये 2 आ जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻28 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो 45, ठीक है। तो 45 के केस में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम मास। ऑप्शन ए देखा जाए तो इसमें दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ सोडियम। एक सोडियम का जो मास होगा वो 23 होगा। अगर 2 मोल्स आप लेते हो सोडियम, दैट इज गोइंग टू बी हाउ मच, दैट विल बी 46। देन बी, एक एक करके कैलकुलेट कर लेते हैं और इसमें से फिर जिसका हाईएस्ट होगा उसको आप कंसीडर कर लेना। बी क्या दिया हुआ है, 80 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसमें तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सी ऑप्शन की बात करें तो सी में दिया हुआ है Na/2, यानी कि हाफ मोल ऑफ वाटर, हाफ मोल ऑफ वाटर। एक मोल का 18 ग्राम होगा, हाफ मोल का ये हो जाएगा 9 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन डी जो कि हम लोग का दिया हुआ है 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 मॉलिक्यूल। अब इसका जो हम लोग को पता है 180 होता है 1 मोल का, 2 मोल्स का हो जाएगा 360। देख सकते हो अभी तक तो 360 आया नहीं, हाईएस्ट यही होना चाहिए। ऑप्शन ई भी देख लेते हैं, ऑल हैव द हैविंग सेम मास, इक्वल मास। ये तो नहीं हो सकता है, तो यही करेक्ट है। जो हाईएस्ट है ये कंसीडर कर लो, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 46 देखते हैं, 46 ऑप्शन, 46 क्वेश्चन देखो आप। तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट, ठीक है। वंस अगेन ये आपका जो है कैथोड रे ट्यूब का जो टेस्ट होता है हम लोग का CRT ट्यूब टेस्ट, उसको उससे बेस्ड क्वेश्चन बनाया हुआ है। बोला गया है फर्स्ट कि कैथोड रेज आर जनरेटेड फ्रॉम द कैथोड। हम लोग को वंस अगेन यहाँ ध्यान रखना कि नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, तो उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना जिसमें नॉट करेक्ट है, ठीक है। तो पहला इन्होंने मेंशन किया है कैथोड रे आर जनरेटेड फ्रॉम द कैथोड, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। देन सेकेंड मेंशन किया हुआ है इन्होंने स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो है इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा गैस प्रेजेंट है। जो ट्यूब एक्सपेरिमेंट कराते हैं कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट, उसमें गैस के नेचर पे नहीं डिपेंड करता है, जो कैथोड पे स्पेसिफिक चार्ज होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो है थर्ड क्या मेंशन किया इन्होंने, एनोड रे कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। एनोड की बात करें तो वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, न कि जो है निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। तो इनकरेक्ट में हमारा थर्ड ऑप्शन हो गया, थर्ड हो गया। उसके अलावा बोला गया है कि इन दैट केस फोर्थ वन अगर देखो आप, कैथोड रेज आर विजुअल, कैथोड रेज आर विजुअल, विजिबल नहीं होंगे कैथोड रे, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होता है। तो देख लो आप किस केस में थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट है। बी हम लोग ले सकते हैं, बी ऑप्शन को कंसीडर किया जा सकता है। 47 देखो आप, 47 के केस में बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एरोमेटिक कंपाउंड। तो 1 by 1 अगर आप देखो, मैंने कंडीशन कुछ रखा था एरोमेटिक के लिए, क्या बोला गया था कि जो एटम इन्वॉल्व हो का चेन के अंदर, साइक्लिक चेन के अंदर, उसका sp2 और sp हाइब्रिडाइज होना जरूरी है। आगे हम लोग इसके एरोमेटिक सिस्टम पे और भी डिस्कशन रखेंगे। तो क्या क्या कंडीशन था कि सिस्टम साइक्लिक हो, सिस्टम के अंदर जो कार्बन या जो भी एटम प्रेजेंट हो उनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp हो, और जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो, पाई इलेक्ट्रॉन जो इन्वॉल्व है इस सिस्टम के अंदर, वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन होना चाहिए। और एक ही मॉलिक्यूल्स इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, दैट इज आवर एंथ्रासीन मॉलिक्यूल। एक जो लास्ट मॉलिक्यूल आप देखो इसमें ड्रॉ किया है ऑप्शन डी में, एंथ्रासीन मॉलिक्यूल। इसमें आप देख लो कि क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं। देखो साइक्लिक सिस्टम है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करते हो तो है 6 + 4 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसमें प्रेजेंट है। तो ये सिस्टम आपका एरोमेटिक है। अदर का केस देखोगे तो इसमें तो सभी sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जितने भी एटम है इसमें साइक्लिक सिस्टम के अंदर सभी sp3 हाइब्रिडाइज। तो यहीं पे ये डिस्कार्ड हो जाते हैं कि दे आर नॉट गोइंग टू बी एरोमेटिक सिस्टम। ये हो गया 47, क्वेश्चन नंबर 47। 48 के केस में आपको बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द डिफरेंट वर्ड रूट ऑफ द पेरेंट चेन देन अदर। तो जो है देखें इसमें 48 के केस में बस आपको देखना है कि पेरेंट चेन सिलेक्ट करना है। पहले तो सिलेक्शन होगा, फिर आप देखो कि पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, उससे रूट वर्ड आएगा। तो 1 by 1 स्ट्रक्चर में कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। तो इस केस में देखो 5 कार्बन एटम है, रिंग चेन हम लोग का पेरेंट चेन होगा और इसके अंदर 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो इसके लिए रूट वर्ड पेंटेन जाएगा। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट केस कंसीडर करो, ठीक है। इस केस के लिए तो नंबर ऑफ कार्बन एटम इन दिस चेन 1 2 3 4 5 कार्बन एटम है, तो इसके लिए भी रूट वर्ड आपका
पेंटेन ही जाएगा। देन तो इस केस में देखा जाए, नेक्स्ट केस में तो ये है हम लोग का चेन। यहाँ पे लोग गलती कर सकते हैं, बिकॉज अगर चेन देखो आप लॉन्गेस्ट चेन तो 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन एटम, तो अगर 5 कार्बन एटम है तो ये भी हम लोग का पेंटेन एज अ रूट वर्ड हो जाएगा। ठीक है, वर्ड रूट या रूट वर्ड बोल दो, इस केस में हो जाएगा। डी ऑप्शन देखो, ऑप्शन डी में तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेन इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, इस चेन को इन्होंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक, अब देखो इसमें पेरेंट चेन कंसीडर करो, 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग को तो पेंटेन चाहिए, हेप्टेन हो गया है, तो ये तो नहीं हो सकता। यही हम लोग को चाहिए था। बोला गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द डिफरेंट वर्ड रूट ऑफ द पेरेंट चेन देन अदर। वैसे ही लास्ट वाला केस ले लो, लास्ट वाले केस में जो रिंग का साइज बड़ा है वो पेरेंट चेन होगा, रिंग का वो पेरेंट चेन होगा। पेरेंट चेन क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका देख लो कि विच इज नॉट हैव सेम वर्ड रूट, तो इस केस में हो जाएगा, वर्ड रूट सेम नहीं है। तो जो है इसके कौन सा ऑप्शन है, ये आपका डी ऑप्शन विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 49, इसमें क्या दिया है, द करेक्ट आईपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। हम लोग को देखना है कि करेक्ट नेमिंग किस केस का है, लिखना आप ध्यान से। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो गया, 1H 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन एटम है। ठीक है, फोर्थ पे इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, इसको क्या लिखा जाए, 4 इथाइल, नेमिंग ही डायरेक्ट कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, बिकॉज सिंगल करेक्ट है तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। 3 इथाइल, यहाँ पे मैंने कुछ छोड़ा है, ये 4 इथाइल क्या नेमिंग हो जाएगा, 4 इथाइल 3 मिथाइल नॉन एन 9 कार्बन के लिए, नॉन एन 2,8 डाइऑल, 2,8 डाइऑल, दो जो है एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको नेमिंग दिया जाएगा 2,8 डाइऑल। कोई है ऑप्शन देखो आप, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 4 इथाइल 3 मिथाइल नॉन एन 2,8 डाइऑल। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, इस कंपाउंड की नेमिंग करना है। देखो आप ध्यान से, इसमें क्या है कि जो साइड चेन है उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब साइड चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो डबल जो हम लोग का पेरेंट चेन हो जाएगा ये साइड चेन हो जाएगा, न कि रिंग चेन होगा। तो नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा इसमें 1 साइक्लोहेक्साइल 3 मिथाइल 1 साइक्लोहेक्साइल 3 मिथाइल पेंट 1 कोई है इसमें ऑप्शन देखो आप, 1 साइक्लोहेक्साइल 3 मिथाइल पेंट 1 इन, वंस अगेन ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 51 क्वेश्चन के लिए। द रेशियो ऑफ मास ऑफ C612 एटम टू दैट ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट्स इज 1:9। तो एक कार्बन लिया हुआ है जिसका मास 12 है और एक एलिमेंट इन्होंने बोला हुआ है X लिया गया जिसको नहीं पता है कि इसका मोलर मास, इसका मास कितना है। इनका जो रेशियो है वो है 1:9। तो इस केस में X का क्या मास हो जाएगा, ये आप निकाल दो, हो जाएगा 108। लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, एक और कंडीशन दिया है कि एटॉमिसिटी जो मेंशन किया हुआ है जो X एलिमेंट है उसकी है 4। ठीक है, यानी कि जो X एग्जिस्ट कर रहा है X 4 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। अब इन्होंने मोलर मास ऑफ एलिमेंट X ही पूछा है, देन द मोलर मास ऑफ एलिमेंट X जो कि इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जो है 4 टाइम्स हो जाएगा, तो 434 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये X एलिमेंट्स का एटम का है मास, हम लोग को क्या निकालना है, ये X4 का मास निकालना है, तो ये हो जाएगा 434, यानी कि बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 51 हो गया, 52 देखें हम लोग। 52 भी आसान प्रॉब्लम है, बहुत कुछ करना नहीं है। 52 में क्या मेंशन है, इन्होंने मेंशन किया है कि 12 कार्बन है, C12 कार्बन है, C14 आइसोटॉप्स आर फाउंड एज 98% और दूसरा 2% इन द सैंपल बाय मास, देन द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग C14 कार्बन इन 12 ग्राम ऑफ द सैंपल। तो अगर 12 ग्राम सैंपल है, इसका बोला क्या गया 2% प्रेजेंट है 12 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन में, 2% आपका प्रेजेंट है C14। अब इसी को कंसीडर कर लो आप, क्या पूछा हुआ है इन्होंने, नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या करना होगा इसको मुझे, तो ये हो गया वेट ऑफ C14, इसको अगर 14 से आप डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा।
एक बार इसको आप कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है, 12/700 10⁻²। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 1.7 इंटू 10⁻²। देख लो कोई है ऑप्शन 0.017, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 53 की बात करें, 53 क्वेश्चन के अंदर तो देखिए आप वन सेकेंड ये मेंशन किया हुआ एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूं मैं, CH3 CH2 CH2 CH, ठीक है, CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पे इन्होंने CH2 लिया इसको CH2 और यहाँ पे CH3, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे कई ब्रांचिंग किया है इस वाले कार्बन पे, तो CH CH3 CH3। अब देखो 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। पहला इन्होंने पूछा है कि नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन इन द एबव कंपाउंड। प्राइमरी देखो 1 एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हो, 2 3 4 5 6 7 7 इज द प्राइमरी कार्बन। तो ऑब्वियसली इस केस में कौन सा आंसर हो जाएगा 53 के लिए सी। 54 की बात करें तो 54 में बोला है कि नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन एटम। तो सेकेंडरी कार्बन एटम को देखा जाए, इसको एनसर्किल कर देता हूँ, ये सेकेंडरी हो गया, 2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी हो गया, ये 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है टर्सरी, ये 2 कार्बन के साथ सेकेंडरी, 2 कार्बन के साथ सेकेंडरी, ये भी, ये टर्सरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, ये भी, ये क्या कहलाएगा सेकेंडरी, ये आपका क्वाटर्नरी कार्बन एटम और इसको जो है टर्सरी माना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 जो है आपके इसमें कंसीडर किए जाएंगे। तो 6 कार्बन ऐसे हैं जो चूंकि 2 डिग्री कार्बन है, तो अब इसलिए इस केस में 6 ऑप्शन किस में दिया हुआ है बी, तो बी विल बी करेक्ट। ठीक है, तो ये हम लोग का रहा पेपर 1। आप पेपर 2 के भी जो है सॉल्व करो, उसी वे से सॉल्व करो, दोबारा सॉल्व करके पेपर 2 का भी सोल्यूशन देखना। आप देखना कि कहाँ पे आपने मिस्टेक किया हुआ है और यहाँ पे जहाँ पे भी आपने मिस्टेक किया होगा उसको रेक्टिफाई करो, उसको चीज़ों को जो है नोट डाउन करो अपने नोट्स पे, ताकि आगे के मिस्टेक ना हो। आगे के जब भी आप पेपर दो तो उसमें मिस्टेक ना हो। जो भी चीज़ें मिस्टेक कर रहे हो ना वही लोगों को धीरे धीरे जो हेल्पफुल करता है आगे पेपर, जितने पेपर होते हैं उसमें जो है सही करने में। ठीक है, तो आपको जब भी जो है जहाँ पे भी मिस्टेक हुआ उसको आप रेक्टिफाई करो। मिलते हैं फिर हम लोग जो है पेपर 2 के डिस्कशन के साथ। ठीक है, थैंक यू।